एक तरीका होता है काम करने का, बिजनेस करने का। उसमें कुछ मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके लिए एक प्रोसेस होती है। जब आपको मटेरियल चाहिए आप परचेस ऑर्डर दो, जो उनका एग्रीमेंट होगा एज़ पर एग्रीमेंट उनको रेट मिल जाएगा, जो मार्जिन होगा उनका वो उनको मिल जाएगा। परचेस ऑर्डर पहले वो रेज करते हैं, उसके बाद गुड्स सप्लायर जो होगा वो सेंड करेगा, डिलीवरी होगी उसकी, सर्विस होगी तो सर्विस का भी इसी तरीके से होगा। बुक्स में रिकॉर्ड होगा आगे की जो प्रोसेस है, परचेस सेल रिकॉर्ड होगा, पेमेंट होगा, बैंक में पैसा जाएगा, चेक जो आएगा तो बैंक में डालेंगे, ये सारी प्रोसेस होती है। तो इसमें से जीएसटी कब आएगा, जीएसटी की लायबिलिटी कब आएगी ये प्रोसेस में, ऐसा कौन सा टाइम होगा, ऐसा कौन सा वक्त होगा, समय होगा जब जीएसटी पेएबल होगा ये प्रोसेस में। गवर्नमेंट को जीएसटी कब मिलना चाहिए या गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, ये पॉइंट कब फिक्स होगा। अब बिल रिकॉर्ड किया ही नहीं तो, बिल रिकॉर्ड किया ही नहीं, बाकी सब कुछ किया, बिल रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रावधान इसके लिए बनाया कि जहाँ पे ये फिक्स हो कि कौन से टाइम पे, कौन से वक्त पे लायबिलिटी फिक्स हो। अब टैक्सेबल इवेंट क्या है इसमें, सप्लाई या टैक्सेबल इवेंट है। सप्लाई हो रहा है तो टैक्स लगता है, ये सेक्शन 9 में। सप्लाई चाहे गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, दोनों का हो। द पॉइंट इन टाइम व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड विल बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। सबसे पहले ये देख लो कि टैक्स कब आएगा। अगर कोई पर्सन जहाँ पे ये टैक्सेबल टेरिटरी है, मतलब इंडिया, यहाँ पे कुछ भी सप्लाई करेगा गुड्स का, सर्विसेज का या दोनों का, तो उसको टैक्स की लायबिलिटी आने वाली है। हम इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें टैक्स रिकॉर्ड होता है, लेकिन लायबिलिटी कब आती है, जब वो सप्लाई करता है। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिया जाएगा विच इज यूज टू डिटरमाइन द पॉइंट इन टाइम व्हेन द टैक्स लायबिलिटी विल अराइज। टाइम ऑफ सप्लाई फिक्सेस द पॉइंट एट विच सप्लाई deemed to be supply is deemed to have been made, taxable event occurs, supplier is entitled to charge GST to customer। ये किस लिए होना चाहिए, जब सप्लाई होगा तो एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या होगा उस सप्लाई के ऊपर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिलीवेंट प्रोविजंस, उसका टैक्स का भुगतान कब करना पड़ेगा। अगर इस महीने में अगर वो टाइम ऑफ सप्लाई इस महीने में है, मतलब जीएसटी कब आएगा ये इस महीने में, तो भरने का टाइम तो गवर्नमेंट ने अगले महीने दिया है। अगर आप अगले महीने फिक्स करोगे तो अगले महीने भरोगे। इसके लिए फिक्स होना जरूरी है कि कौन से टाइम पे टैक्स आ गया है, ड्यू डेट का टैक्स पेमेंट क्या है। पहले लायबिलिटी फिक्स नहीं हुई तो फिर आगे की प्रोसेस जो है वो फिक्स नहीं हो सकती। 2 सेक्शन है इसमें, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अलग अलग 2 सेक्शन है। हमने ये देखा था टैक्स इनवॉइस के सेक्शन में कि रिमूवल मतलब क्या होता है, डिस्पैच ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी या कलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द रिसिपिएंट। रिमूवल इन रिलेशन टू गुड्स मीन्स dispatch of the goods for delivery by the supplier thereof or by any other person acting on behalf of such supplier। और सप्लायर कौन होता है ये भी हमने देखा, रिसिपिएंट भी देखा। अभी यहाँ पे 5 सेक्शंस है। सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 जो है वो इतना ही बताता है कि द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई होगा तो ये डिटरमाइन करेंगे लायबिलिटी कब होगी। लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। ये जो सेक्शन 12 है ये गुड्स के बारे में ही बताएगा
ये गुड्स के बारे में बताएगा। सर्विस के लिए 13(1) में बताया जाएगा। 13(1) बोलेगा कि इस सेक्शन में सर्विस के बारे में बताया जाएगा। तो 1 इतना ही बोलता है, 1 में इतना ही स्पेसिफिकेशन है कि द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम क्या होगा? तो टाइम क्या होगा? अगर फॉरवर्ड चार्ज होगा तो टाइम क्या होगा? ये 12(2) में बताया। रिवर्स चार्ज होगा तो टाइम क्या होगा? ये 12(3) में। टाइम ऑफ सप्लाई पर वाउचर, कुछ एक स्पेशल डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, वो डॉक्यूमेंट आप लेके जाओ, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको कंसेशन मिलेगा, तो वो डॉक्यूमेंट है वाउचर्स। तो अब जैसा समय बदल गया वैसे कुछ चीज़ें आ गई, वैसे उसका लॉ बनाना पड़ता है। तो वैसे उसका भी प्रावधान बना दिया कि वाउचर्स होगा तो किस तरह से लायबिलिटी आएगी। अगर ये कुछ एप्लीकेबल नहीं होता है तो सिचुएशन कुछ अलग है, तो फिर किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा, वो 12(5) में। और टाइम ऑफ सप्लाई आप कुछ एडिशन लिया आपने, समझो पेमेंट लेट कर दिया, इसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस लगा दिए, लेट फीस, पेनल्टी, कुछ भी कहो उसे, एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो उसके लिए टैक्स कब देना होगा? टैक्स मतलब जो टैक्स लगाया है वो गवर्नमेंट को कब देना होगा? ये 12(6) में। तो ये 5 सब सेक्शन है। 12(2) फॉरवर्ड चार्ज, 12(3) रिवर्स चार्ज, 12(4) वाउचर्स के लिए। कुछ भी ऑप्शन दिए वो एप्लीकेबल नहीं हो रहे, तो किस तरीके से एप्लीकेबल करना है, डिटरमाइन करना टाइम ऑफ सप्लाई, ये 12(5) में, सॉरी 4 में। रेसिडुअल एंट्री है ना, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो 5 में। और 6 में कुछ एडिशन होगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस जैसा। बस यही समझना है, ये 5 चीज़ें हमको समझ के लेनी। फॉरवर्ड चार्ज ऑन गुड्स, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। टाइम ऑफ सप्लाई, डेट देखो, डेट कौन सा है? द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली इनवॉइस। देखो इनवॉइस तो आपको बताने को कहा है कि गुड्स का डिलीवरी होने से, गुड रिमूवल ऑफ गुड्स से होता है, या गुड्स अवेलेबल हो रहा है रिसिपिएंट को, तब इनवॉइस बनाओ। ये तो इनवॉइस बनाने के लिए प्रोविजन था, लायबिलिटी उससे फिक्स नहीं होती। लायबिलिटी फिक्स होने के लिए टाइम ऑफ सप्लाई, किस टाइम पे लायबिलिटी आ रही है उसके ऊपर, सप्लायर के ऊपर। तो यहाँ पे डेट दिया, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, कौन से डेट पे इनवॉइस इश्यू किया वो देखो बाय द सप्लायर, और दूसरी डेट देखो लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड। बराबर है। अब कुछ समय पहले मैंने पूछा था कि लायबिलिटी कब आएगी, तूने बताया था कि इनवॉइस के ऊपर, लेकिन उसने इनवॉइस नहीं बनाया तो क्या करेंगे? तो डेट देखो, इनवॉइस उसे कब बनाना चाहिए था, नहीं बनाया वो अलग बात है, लेकिन कब बनाना चाहिए था? जब बनाना चाहिए था एज पर सेक्शन 31, उस डेट पे लायबिलिटी आ जाती अगर बना था। नहीं बनाया तो भी उस डेट पे लायबिलिटी उसके ऊपर। टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(2) बोल रहा है कि लायबिलिटी आपकी उसी डेट पे है, चाहे आपने इनवॉइस नहीं बनाया हो। एक तो पहले बना दिया इनवॉइस तो कोई बात नहीं, उस डेट मिल गई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और दूसरा और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड। अब लास्ट डेट समझो 12 थी, 12 को ही बना दिया तो 12 ही है, लास्ट डेट 12 को सप्लाई हुआ है, इनवॉइस बना दिया 10 को लायबिलिटी आ गई। लेकिन 12 को तो जब डिलीवरी हो रही है या रिमूवल ऑफ गुड्स हो रहा है तो उसको इनवॉइस बनाना चाहिए था, तो उस डेट पे लायबिलिटी आती है। लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इश्यू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। अब ये एक सबसेक्शन था जिसको हटा दिया गया बाद में, अभी ये एक्टिव नहीं है। द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, मतलब अगर एडवांस लिया है तो एडवांस
गुड्स के केस में एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं था पहले, तो इंडस्ट्री को आदत नहीं थी, पब्लिक को आदत नहीं थी, बिजनेसेस को आदत नहीं थी, तो उन्होंने बोला हमारा मार्जिन ही कितना है। मैंने पचे बोलता है 5% में हम नहीं कमाते। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में ऐसा लॉ बनाया कि समझो अगर आपने 2 करोड़ तक आपका टर्नओवर है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, अकाउंट मेंटेन करो, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने बैंक में पैसा लिया है कस्टमर से, बायर से, अपने जितना बैंक में पैसा आया, समझो 1 करोड़ का बिजनेस हुआ, उसमें अगर 90 लाख बैंक में आ गया, 10 लाख कैश से आ गया, तो हम ऐसा मान लेंगे कि जितना बैंक में आया उसके ऊपर आपका 6% प्रॉफिट है। मतलब कितना हो गया? 54,000, 5,40,000। 5,40,000 आपका प्रॉफिट है, ये मान लिया जाएगा। और ये 10 लाख है, उसके ऊपर 8% प्रॉफिट मान लिया जाएगा, तो वो 8 लाख हो गया। कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। 80,000 बस, तो 540 प्लस 80,000, ये आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की ज़रूरत नहीं, बैलेंस शीट दिखाने की ज़रूरत नहीं, बस उतने अमाउंट के ऊपर जो टैक्स बनता है वो दे दो। डिडक्शन वगैरह मिलेगा, कुछ इंश्योरेंस निकाला हो, बाकी कुछ किया हो, वो सब करके जो अमाउंट आपका इनकम होता है फाइनली, उसके ऊपर जो स्लैब एप्लीकेबल होता है, अगर इंडिविजुअल है तो आप वो टैक्स दे दो। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को मालूम है कि कितना प्रॉफिट आ सकता है। 8% 6% से अगर जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मतलब वो एक अच्छा प्रॉफिट रेट कमा रहा है। उससे कम है तो फिर दिखाओ हिसाब मांग रहे हो। अब जब आपके पास 3%, 4%, 5% प्रॉफिट होगा तो एडवांस बोलेंगे, तो एडवांस कितना हो गया? एडवांस तो उससे ज़्यादा ही होगा ना, 5% कम से कम रेट है। 3% गोल्ड का छोड़ो, बाकी तो जो भी इंडस्ट्री है उसकी तो 5% कम से कम रेट है। तो एडवांस कहाँ से देंगे? बोले वो तो पैसा हमने काम के लिए लिया, उसमें भी तुम टैक्स मांग रहे हो एडवांस में, और कॉम्प्लायंसेस कॉस्ट बढ़ा रहे हो हमारी, तो ये ठीक नहीं है। तो फिर जब इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट गई, तो गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, कुछ लोगों के लिए बोला कि आप एडवांस के ऊपर टैक्स मत दो, कुछ लोगों को बोला कि आप एडवांस के ऊपर टैक्स मत दो। ये जो डेट है 13/10 को नोटिफिकेशन निकाला, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था उनको बोला एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं दिया चलेगा। बाकी जो इंडस्ट्री है, बाकी जो बिजनेसमैन है, उनको बोला आपको तो एडवांस के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं था, फिजिबल नहीं था, तो गवर्नमेंट को और एक नोटिफिकेशन, ये 40 निकाला था पहले, उसके बाद कुछ समय बाद नोटिफिकेशन नंबर 66 आ गया। उसमें 15/11 से एडवांस के ऊपर सबके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो प्रोविज़न है बी वाला, इसको रोक लगा दी। ये आपके लिए, किसी के लिए अब एप्लीकेबल नहीं होगी, तो अब किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नोटिफिकेशन 66 ने फाइनल कर दिया कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा अब, तो एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं होगा। पहले ये था कि आपने इनवॉइस कब बनाया वो देखो, या इनवॉइस कब बनाना चाहिए था लास्ट वो डेट देखो, या एडवांस लिया तो पहले कौन सी डेट है, एडवांस की है तो टैक्स दे दो। तो कभी कभी पेमेंट करते, समझो आपको पेमेंट आ गया कि 57,200 ऐसा कुछ पेमेंट है, तो 57, 58 है, तो अब लोग क्या करते हैं 58,000 का पूरा अमाउंट दे देते हैं, बाकी का ऊपर नीचे का अमाउंट देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर 1,000 दे दिया एक्स्ट्रा, तो 1,000 ये एडवांस नहीं दिया है, वो तो चलता रहेगा अपना धंधा। वो पैसा मांग रहा था, आपने को देना था, पैसा आ गया, हमने दे दिया। प्रोवाइडेड दैट वेयर सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स एन अमाउंट अप टू 1,000 इन एक्सेस, 1,000 उसको एक्सेस मिला ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस, जो अमाउंट दिखाया था उससे 1,000 तक अगर एक्स्ट्रा मिलता है, द टाइम ऑफ सप्लाई
to the extent of such excess amount shall at the option of the said supplier be the date of issue of invoice in respect of such excess amount. अब इसको एडवांस समझो या फिर वो अगले इनवॉइस में उसको एडजस्ट कर दो, तो उसको 1000 तक आप एडजस्ट कर सकते हो अगले इनवॉइस में। अब एडवांस पे टैक्स नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एडवांस पे टैक्स होता है तो 1000 के ऊपर अगर अमाउंट आता है तो फिर उसका टैक्स देना पड़ेगा। अब समझो मेरा मोबाइल का बिल आ गया 712 713, तो मैं 800 भर देता हूँ। अब अगला तो आगे के बिल में कम भरेंगे, तो लोग ऐसा करते, छोटा मोटा अमाउंट दे देते हैं ऐसा। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया उसके एडवांस के ऊपर टैक्स भरो। तो इसके लिए 1000 तक ये प्रोविजन बना दिया, ये बना दिया कि ये प्रोविजन में ये कहा 1000 तक आप अगले में एडजस्ट करो, क्योंकि ये चलता रहता है। लोग थोड़ा पेमेंट एक्स्ट्रा कर देते हैं कि अगले बार फिर अपने को कम पेमेंट करना पड़े, तो ये एडजस्टमेंट होती रहेगी, तो आप उसको एडजस्ट करते रहो। अब लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है, 31 देखा था हमने। 31 में नॉर्मल गुड्स का जब डिलीवरी, गुड्स का जब सप्लाई होगा, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ, तो आपको डेट वहाँ से मिलेगी गुड्स के लिए। गुड्स के लिए कितने प्रोविजन देखे हमने, एक नॉर्मल गुड्स का इनवॉइस बनाते हैं, दूसरा हाँ, तो अभी इसमें और तीसरा सेल और रिटर्न। अप्रूव करो, सेल हुआ कि नहीं हुआ, रिटर्न कर दो। तो ये 3 प्रोविजन के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा। अभी जैसे इसमें बनाया है प्रोविजन, एक रिमूवल ऑफ गुड्स, दूसरा डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये 2 डेट है। व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स गुड्स डिलीवर टू कस्टमर, टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सेंडिंग गुड्स टू रिसिपिएंट, ये आपका लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होगा ये केस में। दूसरे अदर केस में क्या होता है, अदर केस में अगर गुड्स टेकन फ्रॉम शॉप है या गुड्स अवेलेबल किया जा रहा है, दूसरा क्या बोला, डिलीवरी ऑफ गुड्स मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट। अब समझो ऐसी कोई चीज़ होती है जो किसी ने रेंट पे शॉप लिया, तो शॉप में या ऑफिस लिया, वहाँ पे एसी लगा हुआ है, पहले वहाँ पे दूसरा कोई रेंट पे था, वहाँ कुछ फर्नीचर है और एसी है, तो वो पूछेगा आपको, समझो आपको ये एसी चाहिए क्या, आप ले लो, मैं दूसरा ऑफिस लिया है, मैंने वहाँ पे नया एसी लेने का सोच रहा हूँ, तो ये अच्छा है लेकिन इसका थोड़ा 1 टन का है, वो रूम थोड़ा बड़ा है, मेरे को 1.5 टन का लेने का है उधर, छोटे रूम के लिए मेरा ऑफिस अभी ये छोटा पड़ रहा था, इसके लिए मैंने बड़ा ऑफिस लिया। तो अगर ऐसे केस में डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होगा, वो जगह पे अवेलेबल है रिसिपिएंट को, यहाँ कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, तो जब वो अवेलेबल होगा इस केस में तभी उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, तभी उसको इनवॉइस बनाना पड़ेगा कि वो दे रहा है, अवेलेबल करके दे रहा है, या आपको उसका पोजीशन मिल रहा है, उस मटेरियल का आपको कंट्रोल मिल रहा है, कस्टडी मिल रही है, तब तक या उससे पहले, तब या उससे पहले इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। Dealer A in Delhi is dealing in TV sets. Dealer A in Delhi is dealing in TV sets. He has to make delivery of 5 TVs to dealer B in Mumbai. Here supply involves movement of goods. In such case, the invoice will be issued on or before the date of dispatch of consignment. जब वो इनवॉइस इशू करेगा वो लास्ट टाइम होगा, तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल, ABC लिमिटेड परचेसेस एंड एस्केलेटर। अब ऐसा कुछ लिफ्ट है, एस्केलेटर है, दूसरा अपना क्या होता है वो लाइट चली जाती है तो अपने को क्या लगना पड़ता है, वो इन्वर्टर नहीं, बड़ा वो आता है ना जनरेटर, बिल्डिंग के लिए लगाते हैं, वो जनरेटर है, वो तो इंस्टॉल करके नहीं देगा तो कोई फ़ायदा नहीं ना उसका, कोई ऐसा खरीद के उठा के नहीं लेके आता है। तो ये ऐसी चीज़ें एस्केलेटर हो, लिफ्ट हो, वो क्रेन लेके आएंगे, क्रेन पे पूरा वो बैठाएंगे, उसको ऊपर चढ़ाएंगे,
वो सब कुछ करने का चार्जेस होता है। तो पूरा जब वो करके दिया उन्होंने और रेडी करके दिया, तब एक्चुअली क्या हो गया, सप्लाई हो गया। स्टार्ट ही नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं, उसका कोई यूज नहीं, तो कुछ फ़ायदा नहीं। फॉर इट्स ऑफिस बिल्डिंग, escalator for its office building, the supplier agrees to assemble and install it at office premises. Here, since the supplier does not require movement of the generator sets, मतलब वो अपनी जगह पे तो लेके ही आएगा, लेकिन यहाँ पे इसको सप्लाई कब है, अब चालू करके देखो, चालू करके देंगे, इंस्टॉल करके देंगे, तब सप्लाई है, ऐसा मान रहे। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, ऐसा मान रहे। The invoice must be issued at the time when the escalator is made available to ABC Limited. हाँ बस ऐसा मान के चल रहे। मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं आप बोलोगे तो वहाँ पे कहाँ से पैदा हुआ? वो तो सारी चीज़ें तो मैन्युफैक्चरर ने बनाई होगी उसके फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री से लेके आया होगा अपने जगह पे, अपनी जगह से लेके आएगा अब इस जगह पे, और फिर वो एस्केलेटर यहाँ पे असेंबल करेगा, इंस्टॉल करेगा। लेकिन वो जब तक असेंबल नहीं होगा तब तक वो एस्केलेटर है ही नहीं ना, अलग अलग पार्ट्स है, तब तक वो चीज़ वो है ही नहीं। शर्ट का कपड़ा शर्ट नहीं है, जब वो सिलाया जाएगा तब वो शर्ट है। वैसे वो अभी असेंबल नहीं हुआ तो वो एस्केलेटर है ही नहीं, जब वो एस्केलेटर बन गया तब सप्लाई हुआ। तो एस्केलेटर का कोई मूवमेंट नहीं है, जो मूवमेंट हो रहा है उसके पार्ट्स का हो रहा है, वो एस्केलेटर का नहीं हो रहा है। ठीक है। कंक्लूजन, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर or the last date on which he is required under section 31 to issue the tax invoice with respect to the supplier। और 15/11 से कोई एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं आएगा, उसके पहले था एडवांस के ऊपर, अब नहीं है। फाइनली ये क्लियर हो गया। अभी ये सेक्शन सबसेक्शन 1 का था। सबसेक्शन 4 में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स देखा हमने। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या देखा, एक सक्सेसिव स्टेटमेंट होता है या फिर पेमेंट होता है। पेमेंट मिल गया या स्टेटमेंट बना दिया तो उसके पहले इनवॉइस इशू करो। तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, इसका एग्जांपल देखो। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरेट्स सर्टन वेस्ट मटेरियल्स विच आर सप्लाइड टू रिसाइकलिंग फैक्ट्री थ्रू अ पाइपलाइन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। 1 monthly payment of rupees 2 lakh are made by 7th of next month as per contract. For the period October to December, the following were dates of issuance of invoices and payment. Okay? देखो पढ़ लो, पहले समझ लो क्या है। पाइपलाइन थ्रू सप्लाई हो रहा है और कंटिन्यूस सप्लाई होता रहता है। अब इसमें 3 महीने का आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। और पेमेंट कब होगा, 2 लाख का पेमेंट 7th के नेक्स्ट मंथ में पेमेंट दिया जाएगा। अक्टूबर में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इशू हुआ 4th। अगर 7th को पेमेंट जा रहा है तो पेमेंट से पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो 4 को उसने क्या किया, इनवॉइस इशू किया। और पेमेंट कब हुआ, 7 के पहले होना चाहिए, तो 6 को हुआ। तो अब दोनों में से पहले कौन सी डेट है, 4th। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया 4 नवंबर। 2 डेट है ना, इनवॉइस कब मिला, इनवॉइस कब बनाना चाहिए था। अगर पेमेंट मिल रहा है तो पेमेंट से पहले इनवॉइस बनना चाहिए। तो 6 तारीख को अगर उसको पेमेंट मिलने वाला था या 7 तारीख को मिलने वाला था या 7 तारीख को मिलने का उनका एग्रीमेंट है, तो 7 से पहले उसने इनवॉइस बना दिया 4 को ही, तो 4 को लाइबिलिटी आ जाएगी उसके ऊपर। टाइम ऑफ सप्लाई 4 को फिक्स हो जाएगा, चाहे वो 7 को पेमेंट दे या ना दे। उसको तो गवर्नमेंट को टैक्स देना कब है, इनवॉइस बना दिया तो उसके ऊपर उसने मान लिया कि अभी मैं गवर्नमेंट को ये देना है मुझे, वो समझ ले। लोग इसके लिए इनवॉइस इशू नहीं करते ना,
पेमेंट आने दो, सामने वाला पेमेंट एग्री करता है, मैं पेमेंट भेजता हूँ तो यहाँ इन्वॉइस बना दो। इसके लिए आप करते हो ना वैसा। नवंबर 6 नवंबर को इन्वॉइस बना दिया, लेकिन पेमेंट आ गया 8 को। पेमेंट भले 8 को आने दो, 7 का आपका क्या है एग्रीमेंट है, तो 7 से पहले इन्वॉइस बनाना चाहिए, तो इन्वॉइस बना दिया 6 को, तो 6 तारीख। दूसरा, अब पेमेंट आया ही नहीं इसमें, लेकिन इन्वॉइस बना दिया, ठीक है, इन्वॉइस बना दिया। अब दूसरा देखो, पेमेंट जल्दी मिल गया, 7 तारीख को पेमेंट है, तो पेमेंट 5 को मिल गया, तो 5 को इन्वॉइस बनाना चाहिए था, तो दोनों डेट से पहले डेट कौन सी है? अब यहाँ पे एग्रीमेंट में 7 है ना, कंटिन्यूस में, ये एडवांस नहीं ले रहे, वो ये एडवांस नहीं ले रहे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है। इसमें जब टर्म्स है, एज पर टर्म्स 7 तारीख को पेमेंट करना है, तो 7 तारीख के पहले इन्वॉइस बनाना चाहिए, और पेमेंट अगर पहले कर दिया तो वो डेट पे इन्वॉइस बनना चाहिए, तो उसने पेमेंट पहले कर दिया 5 को। अब ये इन्वॉइस भले इन्वॉइस बनाए 9 को, तो 9 को लाइबिलिटी नहीं होगी, टाइम ऑफ सप्लाई 5 को होगा, क्योंकि 5 को इन्वॉइस लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइस बनाना कब चाहिए था? तो 5 को ही, क्योंकि पेमेंट मिल गया था। तीसरा हमने ये देखा था, सेल और रिटर्न सप्लाईज। सेल करो या रिटर्न करो, तो सेल और रिटर्न अगर 6 महीने में नहीं हुआ, तो जब 6 महीना कंप्लीट होता है उस डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, तब इनवॉइस बनाना चाहिए। या उसने अप्रूव किया, ये रख दिया मैंने गुड्स, ये सेल हो गया मेरा, तो उस डेट को बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। Certain goods are sent by Mr. Limay on sale on approval or return basis to Mr. Kamble on 22nd April 2021. The supply gets confirmed and invoice is issued on. Confirm कब हुआ? 20 अगस्त को हुआ। दूसरे केस में 22 नवंबर को हुआ। अब देखो, 22 अप्रैल मई को 1 महीना कंप्लीट हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हो गया। इतना है टाइम। पेमेंट इन ईच ऑफ केस इज मेड 23rd को पेमेंट मिला। अप्रैल से मई 1 महीना होता है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने हो गए अक्टूबर में हो गए। और 22 नवंबर को वो कंफर्मेशन दे रहे एक केस में 20 अगस्त को कंफर्मेशन दिया। तो ये 2 केस में बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? पहले केस में कंफर्म कब किया? 20 अगस्त को। ये 6 महीने के अंदर वाली डेट है कि नहीं? अगर 6 महीने के पहले वाली डेट है तो वो डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, और दूसरी डेट 6 महीने के बाद वाली डेट है। देखो, एक रिमूवल ऑफ गुड्स कब हुआ? 22 अप्रैल को। हाँ, तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड विद इन 6 मंथ, ये केस में ये आता है कि 6 मंथ के अंदर उसने कम्युनिकेट किया। तो अगर कम्युनिकेट किया 20 अगस्त को, तो उसका इनवॉइस बनना चाहिए 20 अगस्त को। पेमेंट चाहे कभी भी होने दो। अब 20 अगस्त को इनवॉइस बन गया, तो 20 अगस्त क्या हो गया? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरे केस में एक्सेप्टेंस नॉट कम्युनिकेटेड विद इन 6 मंथ ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अब कब उसने कंफर्म किया? 22 नवंबर को। इनवॉइस कब बना दिया? 22 नवंबर को। पेमेंट कब आ गया? 23 नवंबर को। ये सारी आगे की जो ट्रांजैक्शंस है वो 6 महीने के बाद की है। हमें क्या निकालना है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो 22 अप्रैल से 6 महीना कंप्लीट कब होता है? वो डेट 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि 6 मंथ कंप्लीट हो गया, मतलब सप्लाई हो गया, लेवी हो गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई आ गया।
ठीक है, बाद में आप ये पढ़ लो जब रीड करोगे तो। केस 1 में ये आंसर क्यों है, केस 2 में ये आंसर कब है। अभी हमने डिस्कस जो किया वही वहाँ पे, बस अभी जो हमने देखा वही। एक टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, तीन सेक्शन है, इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, एट द टाइम ऑफ रिमूवल, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी जब हो जाएगी तब इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए। दूसरा, कंटिन्यूस सप्लाई में स्टेटमेंट या पेमेंट जो भी एट द केस में भी जब वो हो जाता है, स्टेटमेंट बन जाता है या पेमेंट मिल जाता है, तो उसके पहले इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए, तब टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सिविल रिटर्न सप्लाईज बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से पहले अगर 6 मंथ पहले होते हैं या कंफर्मेशन 6 मंथ से पहले होता है, जिस डेट कंफर्मेशन हो जाएगा उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, इनवॉइस चाहे बने ना बने। ये लोग इनवॉइस ही नहीं बनाएंगे और फिर इनवॉइस नहीं बनेगा तो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई और इनवॉइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। आप इनवॉइस नहीं बनाया तो वो प्रावधान आपने फॉलो नहीं किया, वो आपने रूल फॉलो नहीं किया, लेकिन हमारा टैक्स तो बनता है। टाइम ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि हमारा टैक्स तो बनता है, इस डेट पे इनवॉइस बनाना चाहिए था, नहीं बनाया तो भी टैक्स इस डेट पे ही दो। वो 12(2) में क्या था, फॉरवर्ड चार्ज था, टाइम ऑफ सप्लाई था। 12(3) में रिवर्स चार्ज। इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट। 3 डेट देखो, एक द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, गुड्स कब मिला वो डेट देखो। दूसरा, डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट को द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ recipient or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier। ये दोनों में से पहली डेट कौन सी है। The date immediately following 30 days, और एक डेट देखो, the date immediately following 30 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier। अब यहाँ पर टैक्स कौन देने वाला है, रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट ने अगर पेमेंट कर दिया किसको, सप्लायर को, तो उस डेट पे उसकी लायबिलिटी आएगी। और पेमेंट कर दिया लेकिन एक्चुअली बैंक में से पैसा कटा नहीं है, लेकिन एंट्री कर दिया, तो वो डेट। और बैंक में से पैसा गया उसके बाद वो एंट्री कर रहा है, तो पहले डेट कौन सी है, बैंक में से पैसा गया। तो इसमें 2 डेट आती है। अगर उसने चेक से पेमेंट किया हो तो ये 2 में से पहली डेट कौन सी है। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो फिर गुड्स कब मिला वो डेट देखो। और तीसरा क्या है, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया, सप्लायर ने इनवॉइस इशू करने के बाद में रिसिपिएंट को अपने बुक में इसका सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है। तो वो 30 दिन में बनाना पड़ता है, वो 30 दिन में बनाना पड़ता है। वो 30वें दिन पे वो क्या करेगा, वो इनवॉइस रिकॉर्ड करेगा। द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इन ल्यू बाय द सप्लायर। सप्लायर अपना इनवॉइस देगा लेकिन रिवर्स चार्ज है, तो यहाँ पे रिसिपिएंट 30 days कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। पेमेंट हुआ तो पेमेंट, गुड्स रिसीव्ड हुए तो बस वही डेट। गुड्स रिसीव्ड नहीं हुए, पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन बुक में उसने उसको इनवॉइस मिला है, उसका 30 days में उसको एंट्री करना पड़ेगा, तो वो डेट पे लायबिलिटी आ जाएगी। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स एक डेट,
डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, डेट एक्चुअली बैंक में से गया, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज। ये 4 डेट निकालो, उसमें से पहले वाला डेट कौन सा है? और ये चारों अगर डिसाइड नहीं होते, समझो पेमेंट कैश में किया, पेमेंट कैश में किया, गुड्स कब आया पता नहीं है, और 30 दिन अगर 30 दिन भी पता नहीं है, 30 दिन भी पता नहीं है, ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हो कि यार डेट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माल तो लिया कि नहीं लिया, गुड्स तो लिया कि नहीं लिया, गुड्स लिया है ना। व्हेन डेट कैनॉट बी डिटरमाइंड अबोव, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। जिस दिन आप बोल रहे हो कि आपको समझ में आ गया है कुछ गुड्स आया था, वो उसका एंट्री नहीं हुआ, तो जिस दिन में एंट्री करोगे, जिस डेट पे एंट्री करोगे, उस डेट पे लायबिलिटी हमको दे देना, गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के पास कोई वे आउट नहीं है कि इसने माल लिया है, ये वो प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आपके स्टॉक में है, अपने पेमेंट पे आपको करना है आगे, तो आपको तो दिखाना पड़ेगा ना कि गुड्स लिया था। तो आप जिस डेट पे एंट्री कर लो, हम मान लेंगे बस हो गया, दे दो, टैक्स तो मिल जाएगा गवर्नमेंट को, दे दो। देखो, जब उंगली उठा रहे हो ना, तो प्रूव करना पड़ता है प्रॉपर ऑफिसर को कि नहीं नहीं ये डेट गलत है। सही डेट क्या बोलो आप, आपको क्या पता है गुड्स हमने कब लिया, हम बोल रहे आज ही लिया, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा ना, आज नहीं 2 महीने पहले लिया है, वो प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि सप्लायर रजिस्टर नहीं है। अगर वो रजिस्टर होता था तो उसका इनवॉइस बनता था, तो उसकी वैल्यू इनवॉइस की, वो GST 1 में दिखा रहा था तो उसकी वैल्यू है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो ईमेल बना था, कुछ भी प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ नहीं है। और ये भी क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि उसको वो पैसा वाइट में दिखाने का है, पेमेंट तो करना ही है ना, पेमेंट तो करना पड़ेगा उसको, पेमेंट तो कैश में करेंगे नहीं, कैश में अगर कर दिया तो दिखाएंगे ही नहीं, अगर ब्लैक में गुड्स ले लिया तो दिखाने का नहीं है, दिखाएंगे नहीं, तो लायबिलिटी कोई बात ही नहीं है। इसके लिए जो डेट पे आप दिखा दो वो डेट पे हम मान लेंगे, लिख के दिया ना गवर्नमेंट ने, अभी यहाँ तो वैसा प्रावधान ही बना दिया। मिस्टर एक्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाइज रॉ कॉटन, रॉ कॉटन में रिवर्स चार्ज लगता है। मिस्टर वाई हु मैन्युफैक्चरर्स कॉटन शर्ट्स, मिस्टर एक्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाइज रॉ कॉटन टू मिस्टर वाई, वाई ये ले लेगा, ये मैन्युफैक्चरर है कॉटन शर्ट्स का। What will be the time of supply in the given case if the date-wise turnover of event is as given below? Sorry, date-wise turnout of events is as given below. 1 April 2021 को Y, Mr. Y approaches to Mr. X, मतलब वो मिला, उससे बातचीत की, चर्चा की, आप सप्लाई करोगे क्या, प्लेसेस है ना ऑर्डर, और फिर उसको 2 टन कॉटन का ऑर्डर दिया। 10 अप्रैल 2021 को मिस्टर वाई रिसीव्स द गुड्स, उसको गुड्स मिल गए, 10 अप्रैल को गुड्स मिल गए, तो आपको पहला डेट मिला रिसिप्ट ऑफ गुड्स कब है, 10 अप्रैल। 15 अप्रैल को मिस्टर एक्स इश्यूज एन इनवॉइस, एक्स ने इनवॉइस इशू किया। 20 अप्रैल को मिस्टर वाई मेक्स अ पेमेंट, वाई ने पेमेंट किया बाय चेक एंड रिकॉर्ड्स इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। चेक क्लियर भी नहीं हुआ, उसने क्या कर दिया, एंट्री कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में 20 तारीख को, 20 अप्रैल को ही। 25 अप्रैल को द पेमेंट गेट्स डेबिटेड फ्रॉम द मिस्टर वाइज बैंक अकाउंट। ओके, अब 20 और 25 में से 25 तो हट जाएगी क्योंकि रिकॉर्ड किया उसने 20 को, एक डेट 20 है, एक 10 को गुड्स रिसीव्ड किए, तो अभी देखो वही नीचे लिखा आंसर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 10/4, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट एज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई 20/4, डेट व्हेन द पेमेंट गेट डेबिटेड 25/4, द डेट इमीडिएटली, अभी ये यहाँ पे जो इनवॉइस इशू किया उसने, उसके 30 दिन बाद की डेट चाहिए, तो 15 से लेके प्लस 30 डेज किया, प्लस उसके आगे वाला डेट, तो 16/5 ये और एक डेट मिल जाएगी।
सप्लायर का इनवॉइस जब आता है उसके 30 दिन बाद इनवॉइस बनाएगा रिसिपिएंट। ओके, तो ये 4 डेट मिल गई। इसमें से पहले कौन सा डेट है? 10 अप्रैल। बस, तो टाइम ऑफ सप्लाई 10 अप्रैल। एक्चुअली उसको गुड्स मिल गया ना 10 अप्रैल को, रिसिप्ट ऑफ गुड्स है। इतनी चीज़ें आप इस डेट पे लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो, इस डेट पे इनवॉइस बनाओ, इतना सब बताने का टाइम जो रिटर्न फाइल करता है उसके पास नहीं होता। उसका सिर्फ कॉम्प्लायंसेस करने का बिजनेस होता है, वो अपना कॉम्प्लायंसेस कर लेगा। आप उसको डेटा दो, आप उसको डॉक्यूमेंट दो, वो अपना कॉम्प्लायंसेस कर लेगा। लेकिन अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या किस तरीके से काम चलता है चाहिए, तो उसका अलग से आपको ट्रेनिंग ही लेना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ें समझो, एक 30-40 अगर कस्टमर है किसी के पास, कॉम्प्लायंसेस प्रैक्टिस करने वाले के पास, तो इतनी सारी चीज़ें वो सबको नहीं बता सकता। और आवश्यक नहीं कि आप समझ भी जाओ, वो बताएगा तो भी। अभी स्पेशली आपने टाइम दिया है और टाइम दे के आप समझने के लिए राजी हो, एग्री हो अभी, और ऐसा एक एनवायरनमेंट है कि इस टाइम पे आप समझ सकते हो, तभी तो काम का लोड होता है। तो 3 बजे आपको कुछ ऐसा क्वेरी आ गया या उसने का कॉल आ गया कि देखो ऐसा ऐसा रहता है, तो आप तो आपके काम में रहते हो, आपका माइंड वो रिसीव नहीं करेगा वो क्या बोल रहा है, वो मैसेज आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है, हम क्या सुन रहे हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल है? अभी देख लो, एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया था एक, जितना 3 तरह का गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है वो हमने देख लिया कि उसमें टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा। अब वाउचर्स है, वाउचर्स में द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर्स, जो जिस डेट पे वाउचर्स इशू होगा। अभी देखो, एक वाउचर दिया गया आपको, ठीक है, वाउचर दिया गया, वाउचर पे तो समझो मैंने वाउचर इशू किया तो मुझे तो आपको गुड्स देना ही है। समझो 1000 का आपको एक वाउचर दिया, ये 1000 आप वाउचर ले लो और इसमें जो चाहिए वो गुड्स ले लो अगले 1 महीने में, कभी भी आओ। आज आपने गुड्स परचेज़ किया 25,000 का, तो 25,000 में आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, पैसा कम नहीं करेंगे, हम आपको वाउचर देंगे। ये वाउचर पे अगले महीने आके आप कुछ परचेस कर सकते हो, अगले महीने का वाउचर मिलेगा, इस महीने का नहीं मिलेगा। अगर सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर में आके आप कभी भी 1 महीने का जो परचेस करोगे उसके ऊपर आप ये वाउचर दिखाओगे तो 1000 रुपये हम कम देंगे, और जो आपने परचेस किया उसके ऊपर और एक वाउचर इशू करेंगे। मतलब वो कस्टमर अपने पास बार बार आए। अब तो पैसा कम कर दिया तो बाद में आप क्यों आओगे? आओगे नहीं ना। तो ऐसा कुछ वाउचर इशू होता है जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा या 1000 कम मिलेगा, ऐसा वाउचर इशू होता है। वो सुविधा शॉप मालूम है आपको दादर में? सुविधा शॉप, सुविधा कपड़े साड़ी वगैरह, वो क्या करते हैं, वो एक कार्ड देते, अगर आपने कुछ भी उनसे परचेज़ किया तो एक कार्ड देते, ये कार्ड अगली बार दिखा दो तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगली बार जब हम जाने वाले हैं तब वो लेके जाएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा ना। अब यहाँ पे वो 5% मतलब कितना अमाउंट होगा 5%, ये मालूम है आज? नहीं। दूसरी बात, आप जो परचेज करने वाले हो सकता है वो मटेरियल 5% वाला हो, वो मटेरियल 12% वाला हो, वो मटेरियल 18% वाला हो, वो मटेरियल 28% GST रेट जिसके ऊपर लायबिलिटी बनती है ऐसा हो। मतलब यहाँ पे सप्लाई जो है वो आइडेंटिफिएबल नहीं है। चाहे वाउचर मिला है आपको लेकिन सप्लाई इज़ नॉट आइडेंटिफिएबल, तो टैक्स कहाँ से लेंगे, कितना लेंगे, या आगे सप्लाई होगा भी नहीं होगा ये भी पता नहीं है। तो अगर वो डेट है जिस डेट पे वाउचर इशू हुआ उस डेट में लायबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है उस पॉइंट पे, अगर आइडेंटिफिएबल है तो टैक्स ले लो। ऐसी कोई चीज़ है कि आपको यही चीज़ मिलने वाली है,
मिलने ही वाली है, आप लेने ही वाले हो। सिचुएशन अगर इस तरीके की है तो फिर वो लायबिलिटी आएगी। द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट दैट पॉइंट। आपको एक वाउचर दिया जाएगा, आपने परचेज किया 25,000 का, आपको एक प्रेशर कुकर मिलेगा, अगले महीने आ जाओ। कुकर के हमने ऑर्डर दिए और सब सबका डिलीवरी सब कस्टमर को हम अगले महीने देने वाले, ये आपका वाउचर। अब यहाँ मालूम है प्रेशर कुकर मिलने वाला है, तो जैसे ही वाउचर इशू हो जाएगा उसका टैक्स टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, लेवी हो गया, सप्लाई हो गया। सप्लाई किस चीज़ का होने वाला ये मालूम है, और कौन छोड़ेगा? आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ वाउचर दिखाना है और प्रेशर कुकर ले लो। 99% लोग तो ले ही लेंगे ना, आपको ज़रूरत नहीं है, आप किसी आपके फ्रेंड को दोगे, रिश्तेदार को दोगे, ये ले लो कुकर लेके आओ तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे सप्लाई क्या है? आइडेंटिफिएबल है। या दूसरा, द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, मतलब एक्चुअली उसको यूज़ किया, उस वाउचर को यूज़ किया, तो यूज़ किया तो पता चल गया ना किस लिए यूज़ किया। इन अदर केस डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, डेट तब होगा जब सप्लाई आइडेंटिफिएबल होगा, वो डेट तब होगा जब सप्लाई आइडेंटिफिएबल होगा, या फिर अदर डेट, दूसरा डेट होगा रिडम्पशन जब होगा तब। अब ये वाउचर क्या है, थोड़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। A voucher has been defined in the CGST Act as an instrument where there is an obligation to accept it as consideration. सप्लायर जब वाउचर इशू करता है तो उसके लिए ऑब्लिगेशन है ना, आगे जब कस्टमर आएगा तो एज ए कंसिडरेशन वो 5% उसने दे दिया, आपको 10% दे दिया है, आगे कुछ चीज़ खरीदेगा तो 10% आप कम लोगे, तो मतलब उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है टू एक्सेप्ट इट एज कंसिडरेशन और पार्ट कंसिडरेशन। या वाउचर दे दो आपको पूरा फ्री मिलेगा या कुछ अमाउंट कम होगा, तो ये क्या हो गया, एक तरह का कंसिडरेशन ही है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। एंड वेयर गुड्स, द गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू बी सप्लाइड और द आइडेंटिफाइज ऑफ देयर पोटेंशियल सप्लायर्स आर आइदर इंडिकेटेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ और इन रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन including the terms and conditions of use of such instrument. Vouchers are commonly used for transaction in the Indian economy. जैसे ये वाउचर्स का यूज़ बढ़ा, गवर्नमेंट को लगा कि इसको भी हमको लॉ में इंक्लूड करना चाहिए, इसके लिए इसका प्रावधान बना दिया। कुछ वाउचर होते हैं जो सिंगल पर्पज यूज होते हैं, सिंगल पर्पज, सिंगल पर्पज़ वाउचर। कुछ होते हैं जनरल पर्पज़, उसको मल्टीपल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। सिंगल पर्पज़ है, एग्जांपल वाउचर्स फॉर प्रेशर कुकर्स और टेलीविज़न और फॉर स्पा और हेयर कट, उसमें वही करोगे। दूसरा 1000 का वाउचर्स है इशूड बाय शॉपर स्टोर कैन बी यूज बाय फॉर बाइंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज एट एनी शॉपर स्टोर। जनरल पर्पज़ है, वो वाउचर्स ले लो, कहीं भी दूसरे शॉप में भी जाके आप परचेस कर सकते हो कभी भी। इसके लिए फिर वो दो प्रोविजन है। द टाइम ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट इन केस ऑफ सिंगल पर्पज़ वाउचर, क्योंकि वहाँ पे फिक्स है ना क्या चीज़ देने वाले वो, और दूसरा जनरल पर्पज़ में पता नहीं है कि जिसके पास वाउचर है वो क्या लेगा, कब लेगा। टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफिएबल होता है सिंगल पर्पज़ वाउचर में, और मल्टीपर्पज़ वाउचर में टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं होता है। ठीक है, ये दो जो भी यहाँ पे बताया उन्होंने, आइडेंटिफिएबल कब होगा, आइडेंटिफिएबल कब नहीं होगा, इसके लिए एग्जांपल है। यू रिसीव अ डोमिनोज पिज़्ज़ा वाउचर वर्थ ₹1000। इन दिस केस since the voucher can be used only for pizza, supply is identifiable and time of supply would be the date of issue of voucher. आपने पिज़्ज़ा नहीं लिया तो आगे
लेकिन यहाँ तो उन्होंने दे दिया है ना, उन्होंने तो ऑफर कर दिया, वो टैक्स भर देंगे। वाउचर उन्होंने आगे समझो आपने लिया नहीं पिज़्ज़ा, तो उसका पिज़्ज़ा का पैसा बच जाएगा, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा उसको। सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल। यू रिसीव अ फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर, मिलता है ना, वर्थ ₹1000 at the time of issue of that voucher. Flipkart does not know the nature of supply. The voucher holder will order from Flipkart, hence time of supply is the date of redemption. 1000 का आपको वाउचर मिला है, मतलब 1000 ये एक तरह का कंसिडरेशन है जो आपको आगे जब आप कोई सप्लाई लेंगे तो ये आपने 1000 दे दिया है। इस तरीके से वो आपको आगे का जो अमाउंट होगा उसमें 1000 कम लेंगे आपसे। लेकिन जो आप सप्लाई लेंगे वो जीएसटी रेट उसका 12% होगा, 18 होगा, 28 होगा, 5 होगा, एग्जाम्प्ट होगा, ये अभी आपको पता नहीं है। तो गवर्नमेंट टैक्स किस चीज़ पे लेगी, कौन सा लेगी? तो यहाँ पे सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है। जब वो एक्चुअल में सप्लाई होगा तब इसका हिसाब होगा, तब इसकी लायबिलिटी आएगी। रेसिडुअल प्रोविजन अगर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो सेक्शन 12(2), 12(3), 12(4) से, तो 12(5) का इस्तेमाल करो। वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 3 और 4, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी इन केस वेयर अ पीरियोडिकल रिटर्न हैज़ टू बी फाइल्ड बी द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। या तो आप रिटर्न में दिखाओगे या आप उसका टैक्स का पेमेंट होगा, कुछ पेमेंट होगा ना। इनवॉइस नहीं बना, पेमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन सप्लाई हो गया है। अब सप्लाई हो गया है तो आपको ही पता है ना, रिटर्न में दिखा रहे हो, बस उसी डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। या उसका टैक्स पे कर रहे हो पहले, तो उसी टाइम पे उसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। कुछ भी मिसमैनेजमेंट होगा तो ही ये हो सकता है, अगर मिसमैनेजमेंट नहीं तो ये नहीं होगा। If return is required to be filed, time of supply will be due date of return. In all other cases, the date on which the CGST, AGST, UTGST, IGST is paid. 12(6) Interest late fees. The time of supply, to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for a delayed payment of any consideration, shall be the date on which the supplier receives such addition in value. अब एक केस आपको बताता हूँ, आपको। मेरा एक फ्रेंड है, वो कुछ चीज़ों का सप्लाई करता है, कुछ मार्केट से लेके करता है, कुछ वो खुद बनाता है, मैन्युफैक्चरर भी है, कुछ मटेरियल दूसरे मैन्युफैक्चरर से लेके बेचता है। उसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनाई है। उसने एक सप्लाई किया, अच्छा काम चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, उसका जो बायर था, कस्टमर था, उसने पेमेंट देना ही बंद कर दिया उसको, लेकिन मटेरियल मंगा रहा था। अब पुराना रिलेशनशिप है, इसके लिए वो मटेरियल सप्लाई कर रहा है, पेमेंट मांगता था, अरे पिछला 2-3 बिल बाकी है, उसका पेमेंट दो। तो उसने बोला पैसा थोड़ा अटका हुआ है, दे दूंगा आपको, आप थोड़ा सप्लाई भेजो, अभी अर्जेंट ऑर्डर है मेरे पास। ऐसा करके उसका एक 1,40 लाख तक उसका बिलिंग हो गया और पेमेंट ही नहीं आ रहा है। तो फिर उसने उसको माल देना बंद कर दिया, तो नहीं अभी मेरे को भी पेमेंट करना पड़ता है, माल नहीं मिल रहा है क्रेडिट पे, तो मैं आपको आगे क्रेडिट नहीं दे पाऊँगा, सॉरी, आप पेमेंट कुछ करो तो आपको मटेरियल दूंगा मैं। 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, पेमेंट ही नहीं आया। अब उसने बोला मेरा 1.25 लाख 1.5 लाख फंसा हुआ है और वो पेमेंट भी नहीं कर रहा है। अब फ़ोन भी उठा रहा, उसने बंद कर दिया, मैसेज को रिप्लाई करना बंद कर दिया। अब इसने सोचा ऐसा कि ये रिकवरी करने से कुछ तो अभी लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं।
और कभी उसको वो जाके मिलता था तो बोलता था मैं बहुत परेशानी में हूँ, ये है वो है। धंधा तो चल रहा है लेकिन इसको पेमेंट नहीं कर रहे, धंधा बंद नहीं हुआ है। तो इसने बोला कुछ तो पेमेंट कर दो, तो करते रहो 5,000 10,000, आप कुछ पेमेंट ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? 6 महीने से आपने कुछ पेमेंट ही नहीं किया। तो फिर इसको नोटिस भेज दिया, जो इनवॉइस था उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया। 18% इंटरेस्ट के हिसाब से कितना पैसा होता है, और एक अमाउंट बना दिया। अब जैसे ही उसने जो पहले इनवॉइस इशू किए थे उसके ऊपर उसको और अमाउंट चाहिए, तो वो क्या इशू करेगा? अगर अमाउंट आपका जो दिया है आपने बाय वे ऑफ इंटरेस्ट लेट फीस से अमाउंट बढ़ रहा है ना आपका, तो डेबिट नोट इशू होगा। तो डेबिट नोट इशू किया, अब जैसे अमाउंट बढ़ाओगे उसके ऊपर जीएसटी भी आएगा। अब जो अमाउंट था 1,40,000 समथिंग, उसके ऊपर उसने 40,000 और लगा दिया। बोलते मेरे को अभी एडवोकेट को फीस देनी पड़ेगी, सब लीगल प्रोसीजर करना पड़ेगा, मेरा खर्चा बढ़ेगा, ऊपर से मेरा भी बैंक ओडी है, उधर में पैसा भर रहा हूँ, इंटरेस्ट भर रहा हूँ, तो वसूल तो उससे ही करूँगा ना। तो डेबिट नोट बना दो एक, और इसका लायबिलिटी मैं कब पे करूँ? उसने मुझे पूछा इसका लायबिलिटी मुझे कब पे करना पड़ेगा? समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे आपको एडवाइस देना है। इस सिचुएशन में तो आपको उससे एक्स्ट्रा पैसा निकलवाना ना, वो आप किस आधार पे निकलोगे? लेट फीस इंटरेस्ट का ये प्रावधान है, या फिर आपने जो इनवॉइस इशू किया पहले उसके ऊपर कुछ अमाउंट बढ़ा बिकॉज ऑफ लेट पेमेंट, एग्रीमेंट जो था पेमेंट करने का वो उससे एक्सीड हो गया हो, तो इसके लिए वो लेट चार्जेस देगा। तो आप इनवॉइस इशू, आप डेबिट नोट इशू करोगे, वो इनवॉइस के अगेंस्ट जो 3-4 इनवॉइस थे, 4-5 ऐसे इनवॉइस थे, उसके अगेंस्ट उसने एक डेबिट नोट कंबाइनली इशू किया। वो कर सकता है एज पर सेक्शन 34, लेकिन जीएसटी कब देना पड़ेगा उसका? जब वो रिसिपिएंट उसको पेमेंट जब देगा तब वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, क्योंकि यहाँ कोई पेमेंट मिलने की गारंटी नहीं है। जो अपना पैसा अटका हुआ है वही मिलेगा तो बहुत है, एक्स्ट्रा वाला कब मिलेगा पता नहीं। या फिर उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कि मैं 40,000 एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, 20,000 दूंगा, तो ठीक है 20,000 दे दो, वो ले लेगा। डिस्प्यूटेड मैटर है ना ये, तो इसके लिए इसमें प्रावधान ऐसा है, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एन एडिशन कितना हुआ था इंटरेस्ट का? 40,000 इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट लगाया, इसके लिए वो 40,000 बढ़ा है। किस लिए? इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, डिलेड पेमेंट, ये रीज़न है, उसके लिए उसने वो पैसा मांगा है। तो वो लायबिलिटी कब आएगी? शैल बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स इन सच एडिशन इन वैल्यू। उसको एक्चुअल में पैसा जब मिलेगा ना तब, अभी तो उसने सिर्फ उसको मांगा हुआ है वो डेबिट नोट से, लेकिन वो मिलेगा गारंटी नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी ऐसा प्रोविजन बना दिया कि जब मिलेगा तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। जब आप डेबिट नोट बना रहे हो, रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, डिलेड पेमेंट, ये रीजन है। अगर तो उसका लायबिलिटी जब डेबिट नोट बनेगा तब नहीं आएगा, जब एक्चुअली पैसा मिलेगा तभी आएगा। अच्छा है ना प्रोविजन? बराबर है ना? Mr. A and Mr. B enter into contract that Mr. A will make supplies to Mr. B worth rupees 1,000. Mr. B will pay value of supplies and tax thereon within 30 days from the date of receipt of goods. Mr. B fails to make payment within 30 days, he will be liable to pay simple interest at 20% from 31st day till date of actual payment. ये उनका एग्रीमेंट है, ठीक है। मिस्टर बी मेक्स द पेमेंट अलॉन्ग विथ टैक्स ऑन 29th डे। 30 दिन के पहले ही पेमेंट कर दिया तो कोई इंटरेस्ट की बात ही नहीं होगी। दूसरा, Mr. B makes the payment along with tax and paid interest on 62nd day। अब उन्होंने
2 दिन एक्स्ट्रा, कितना 32 दिन एक्स्ट्रा उन्होंने क्या किया, पेमेंट किया, लेकिन इंटरेस्ट जो बन रहा था वो भी दे दिया, तो वो इंटरेस्ट का उसको एडिशन पेमेंट मिला, तो उसका डेबिट नोट बना के पेमेंट मिल ही गया, गवर्नमेंट को जमा कर देगा। तीसरी केस में मिस्टर बी मेक्स अ पेमेंट अलॉन्ग विथ टैक्स ऑन सेकेंड डे, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिया उसने, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, बस ये 3 केसेस है। और सिनेरियो 1 में मिस्टर बी हैज मेड पेमेंट विद इन द अलाउड टाइम फ्रेम, नो इंटरेस्ट, दिस सबसेक्शन नॉट अट्रैक्ट, ये सबसेक्शन का कुछ रिलीवेंस नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं कुछ। तीसरे में क्या है, इन दिस सिनेरियो दो मिस्टर बी हैज मेड डिलेड पेमेंट, दिस सबसेक्शन इज नॉट अट्रैक्टेड बिकॉज नो इंटरेस्ट इज पेड बाय हिम टू मिस्टर ए, कोई इंटरेस्ट दिया नहीं उसको। अब कोई इंटरेस्ट दिया नहीं तो अगर उसको चाहिए इंटरेस्ट तो उसको डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। जब वो इशू करेगा और जब ये इसको पेमेंट करेगा, जब रिसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा, तब सप्लायर का टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। दूसरे में क्या था, दूसरे केस में सिंस मिस्टर बी हैज ब्रीच द टाइम ऑफ लिमिट ऑफ फॉर पेमेंट, उसने एग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको 20% इंटरेस्ट देना चाहिए जो 31st डे टू 62nd डे, तो 31 दिन से 62 दिन जितने दिन होते हैं उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना चाहिए। इन दिस केस मिस्टर ए रिसीव समथिंग मोर इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, द टाइम ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स्ट्रा रिसीट इज द डेट, कौन सी डेट पे उसको एक्चुअली पेमेंट मिला, टैक्सेबल इवेंट तब है एक्चुअल रिसीट बेसिस। तो जब उसने पेमेंट किया, मतलब कभी पेमेंट किया 62nd डे, उसने माल का पैसा दिया, टैक्स दिया और इंटरेस्ट भी दिया, तो तब उसके ऊपर लायबिलिटी आ गई, चाहे वो डेबिट नोट इशू करे नहीं करे, लायबिलिटी तो आ गई उसके ऊपर। या दूसरे केस में उसने हाँ टैक्स का पेमेंट किया, तीसरे केस में टैक्स का पेमेंट किया, माल का पेमेंट किया, इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो डेबिट नोट उसको इशू करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, और जब वो देगा उस डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, जब रिसीव होगा। हमने 3 केस लिए, एक पे तो टाइमली पेमेंट किया तो इंटरेस्ट बनता ही नहीं, दूसरे केस में उसने हाँ तब मिल गया ना इंटरेस्ट, तो भर दो अभी लायबिलिटी, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। तीसरे केस में उसको डेबिट नोट देना पड़ेगा, जब वो पेमेंट करेगा उस डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ, समझ गए। ऐसे 21(1) ने ये बोला कि आगे के ये जो सेक्शन है ये गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा अलग अलग सिचुएशन में। सिचुएशन क्या क्या थी, एक फॉरवर्ड चार्ज वाली, दूसरी रिवर्स चार्ज वाली, तीसरी वाउचर वाली। अगर ये तीनों एप्लीकेबल नहीं हो रहे तो रेसिडुअल केस जाओ, और एडिशन है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना ये सबसेक्शन 6 में बताया, सेक्शन 12 में। अब जब आप सर्विस का देखोगे तो सर्विस में रिवर्स चार्ज में 60 दिन है, रिवर्स चार्ज में 60 दिन है 30 की जगह पे, बाकी ये 3, 4, 5 वैसे के वैसे ही है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर हुआ है तो वहाँ पे कुछ अलग नहीं है, सेम ही है, गुड्स की जगह पे सर्विस होगा बस। सर्विस का जो पेमेंट करना था 30 दिन में 60 दिन में नहीं किया तो फिर लेट पेमेंट के लिए कुछ पैसा मांगेगा इंटरेस्ट, तो क्या दूसरा कुछ होने वाला है, क्या सेम होने वाला है। वाउचर है, गुड्स लो चाहे सर्विस लो, वाउचर तो वही वैसे ही बनेगा। अगर आइडेंटिफिएबल है तो टैक्स अभी दो, आइडेंटिफिएबल नहीं है तो जब आइडेंटिफाई होगा तब टैक्स दो, जब वाउचर इशू होगा, रिडम्पशन जब होगा उसका तब टैक्स दो, बस सेम वैसे ही होगा।
इनवॉइस समझ में आ गया होगा तो ये समझ में आ जाता है। तो ये लिंक है इनवॉइस से, इसके लिए हमने तुरंत ले लिया इनवॉइस के बाद इसको। ठीक है, रुकते हैं।